नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं बिहार पुलिस का साइंस का जो टेस्ट सीरीज। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि साइंस का जो टेस्ट सीरीज है वो मैं हफ्ते में आपको अभी फ़िलहाल 4 या 5 उपलब्ध कराऊंगा, ठीक ना, 4 या 5। उसके अलावा आपको कुछ अन्य सब्जेक्ट भी मैं उपलब्ध कराना चाहता हूं, चूँकि हमारे पास समय का अभाव रहता है। जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए भी मैं क्लास उपलब्ध करा रहा हूं, उसके बाद ड्यूटी भी रहती है। तो आपको 4 से 5 आपको मैं साइंस का टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दूंगा, और इसके अलावा एक फुल लेंथ टेस्ट जो होगा 75 जीके जीएस का, ठीक ना। इसके बाद आपको हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट शुरू है उसको 2 सेट उसका भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो हफ्ते में आपका लगभग 7 सेट मिलने वाला है, 4 या 5 साइंस के और एक आपका फुल लेंथ हो जाएगा। उसके बाद 2 जो है वो सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए, आप इतना ही मिलेगा। इसके अलावा परेशान मत होइएगा कि ये दीजिए वो दीजिए, आराम आराम से मैं सब कुछ आपको उपलब्ध करा दूंगा, बस धैर्य बना के बने रहिए। चलिए, पहला प्रश्न साइंस का प्रश्न है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, नोट कर लीजिए सबको। चलिए, नाभिक के अलावा, जी हाँ, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक में तो होता ही है, और कहां डीएनए होता है, डीएनए पाया जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए जो पाया जाता है एक तो कोशिका के नाभिक में मिल जाएगा आपको, इसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा। कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसके अलावा आपको मिल जाएगा डीएनए। याद कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सवाल संख्या 2। इनमें से किसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? पूछा हुआ प्रश्न है। लार ग्रंथि, मेढकों में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। किसमें? मेढक में आपको लार ग्रंथि नहीं पाई जाएगी, बाकी इनमें पाई जाएगी, लेकिन मेढक में नहीं पाई जाएगी, तो ये ध्यान देना। चलिए, ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछता है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 2 होता है, लिगामेंट्स और टेंडन। टेंडन होता है और लिगामेंट्स होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है कि लिगामेंट्स किसको कहते हैं, हड्डी से हड्डी को, या हड्डी से मांसपेशी को, या मांसपेशी से मांसपेशी को, है ना। 3 कंडीशन आएगा आपके पास। तो लिगामेंट जो होता है वह आपको याद रखना है कि अस्थि से अस्थि को आप लिगामेंट कहेंगे। जी हां, अस्थि से अस्थि को आप लिगामेंट कहेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड्डी से हड्डी लिगामेंट। चलते हैं सवाल नंबर 4 के ऊपर। ये अस्थि से अस्थि याद रखिएगा, लिगामेंट आगे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है? पहले तो यही जान लीजिए कि ये सिस्माइड हड्डी होती है ना, ये हड्डियों को सहारा देने का काम करती है, तो सिस्माइड हड्डी। बाकी सबसे बड़ी हड्डी नहीं पूछ रहा है, सिस्माइड हड्डी ये सहारा देती है। सिस्माइड हड्डी जैसे कोई हड्डी है ना, तो उसको ये सहारा देगी, ये सिस्माइड हड्डी है, ये आपको ध्यान देना है। तो फीमर पर नहीं जाना है, ये मत फीमर समझ के मार दिया कि सबसे बड़ी हड्डी, सिस्माइड पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है कि आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी जो सिस्माइड हड्डी है वो होता है पटेला। जी हाँ, पटेला याद रखिएगा, पटेला की ही होती है सिस्माइड हड्डी, ध्यान देना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर लेना है। चलिए, 5वां सवाल। अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे फीमर, भाई सिस्माइड हड्डी पूछ रहा है, पहले प्रश्न को सही तरीके से समझ लीजिए ना। निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित है ना, रूपांतरित मतलब बदला हुआ रूप है, तो वह आलू का जो है यह रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है। आलू कहां गया? आलू आएगा ऑप्शन नंबर डी में, रूपांतरित स्तंभ आलू हो जाता है। चलिए, आयरन की सर्वाधिक मात्रा इनमें से किसमें पाई जाएगी? ये बहुत ही इजी प्रश्न है। सेब में सर्वाधिक मात्रा आयरन की पाई जाती है। देखिए, एक नस्ल प्रजाति से पूछता है ना। पूछ रहा है पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे, पीताम्बरी, पीला सरसों हो रहा है ना, तो याद रखिएगा पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है। देखिए, ये प्रश्न बिहार दरोगा में आया है। दूरी समय ग्राफ किसको दर्शाता है? तो दूरी समय ग्राफ जो है ना, वह चाल को इंडिकेट करता है। किसको? चाल को। चाल बराबर होता भी है, चाल बराबर अब होता भी है, देखते हैं, दूरी बटा
दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी समय का जो ग्राफ है, दूरी समय का जो ग्राफ है वो चाल को दर्शाता है, ध्यान देना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 9, तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है। जी हाँ, तांबा की वस्तु जो है ना, उसको अगर खुले में छोड़िए तो वो अपनी चमक खो देगी, उस पर एक हरा लेयर बन जाएगा। ये लेयर होता क्या है? तो देखिए, सामान्यतः तो आप पढ़ेंगे कि कॉपर कार्बोनेट का लेयर होता है, क्योंकि तांबा एक धातु है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि जो धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वह क्षारीय बनते हैं, तो ये तो ऑक्साइड ही बन रहा है ना। अब कॉपर कार्बोनेट ऑक्साइड बन रहा है और धातु का है, तो यह क्षारीय हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल सटीक जो आंसर होगा वह सटीक आंसर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होगा, ये ध्यान देना है। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट जो होगा वह बिल्कुल सटीक आंसर होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी कॉपर कार्बोनेट नहीं, कॉपर कार्बोनेट तो है राइट, लेकिन कब? जब क्षारीय ऑप्शन में न रहे तब, ध्यान देना है। चलिए, एक पत्थर के टुकड़े को, ये 3 प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए यहां से, ये तीनों को। 8वां 9वां बाद में मत कहिए कि बताए नहीं थे, एक सब ये सब प्रश्न जो लिखा रहा हूं ना, जो स्टार लगा रहा हूं, एकदम बिहार पुलिस में टपकेगा ही टपकेगा। चलिए, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े को वेग किसी बिंदु पर होगा। क्या होगा भाई? ध्यान दीजिए। तो उस बिंदु पर, इसका राइट आंसर होगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। भले जटिल लग रहा हो प्रश्न, इसको एकदम हूबहू रट लीजिए, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, रट लीजिए। बिहार दरोगा में ये प्रश्न एकदम हूबहू लैंग्वेज में आ गया है, अब की बार बिहार पुलिस में ये आएगा। चलिए, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। जैसे ये आंत है, आंत में भोजन पच गया, ठीक ना, पचने के बाद जो वसा अवशोषित हो रहा है, यहां पर जैसे पचने के बाद जो वसा अवशोषित किया गया, इसको कौन ढोएगा, ले कौन जाएगा? तो इसको ले जाता है लसिका। कौन ले जाता है? लसिका ले जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए हम चलते हैं सवाल संख्या 13। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? जैसे कोई गैस है, ठीक ना, गैस से अगर ठोस में बनाना है तो प्रोसेस क्या है कि गैस से पहले द्रव बनेगा, अगेन बनेगा ठोस। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गैस से बिना द्रव बने वो डायरेक्ट ठोस बन जा रही हैं। इस परिस्थिति को कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण, अंग्रेजी में रिवर्स सब्लिमेशन। और अगर ठोस से डायरेक्ट गैस बिना द्रव बने तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। दोनों कंडीशन आपको याद रखने हैं, रट लीजिए इसको, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, जंग रहित मिश्र धातुओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कोई ऐसा धातु बना रहे हैं जिसमें जंग ना लगे। बहुत सारा आप देखें स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगता है, उसमें क्या रहता है भैया? जंग रहित मिश्र धातुओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लें आप, कोबाल्ट, नाइक्रोम, लोहा, चांदी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर कोबाल्ट। कोबाल्ट को मिला करके आप ऐसा धातु बनाएंगे जिसमें जंग नहीं लगेगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 14वें सवाल, कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। आपने कांच देखा है ना, कांच का तो यहां तक कि लोग पुल बना दे रहे हैं। राजगीर में कांच का ब्रिज है, ग्लास का ब्रिज है। अब कांच भाई कमजोर रहेगा, उस पर चढ़ेंगे तो टूटेगा, लेकिन उसमें क्या मिलाएं कि वह मजबूत हो जाए, है ना। क्या मिलाएं भाई? तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड आप मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, और इसको मिला करके आप इसे मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, बिजली से लगे आग बुझाने में काम आता है। सामान्यतः देखते हैं कि घरों में अगर बिजली से आग लगता है तो लोग उस पर मार बाल्टी पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होगा कि करंट फ्लो और होने लगेगा,
और पानी डालने के क्रम में पानी डालने वाले को भी करंट लग सकता है, तो पानी तो डालना ही नहीं है ना। कैसे बुझाना है भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझ जाता है, लेकिन अभी है नहीं आपके पास। तो सबसे पहले स्विच पावर ऑफ करना चाहिए, जहां से आपने कनेक्शन दिया है वो कर दीजिए। हालांकि ऑप्शन में वो नहीं है, ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा प्रियॉन, यही आपको आंसर करना है। चलिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज्यादा सोखेगा नहीं, वो तापमान अगर बढ़ जाएगा वायु का तो वो ज्यादा सोखना शुरू कर देगा, यानी कि जलवाष्प ग्रहण करेगा वो ज्यादा करेगा। चलिए, MRI मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, MRI मशीन, तो मैग्नेट का मतलब होता ही है चुंबक, राइट आंसर चुंबक है, बस यही आपको पकड़ना है। MRI मशीन निम्न में से किसके में किसका प्रयोग करता है, तो चुंबकीय तरंग के द्वारा MRI मशीन का कार्य जो होता है वो संपादित किया जाता है। चलिए, लिटमस पत्र का उदासीन विलयन होगा, उदासीन विलयन, भाई उदासीन का मतलब देखिए, लिटमस पत्र आपने पढ़ा है कि आम्ल डालने से वो लाल हो जाता है, क्षार डालने से वह नीला हो जाता है, लेकिन हम ना अम्ल डालेंगे ना क्षार डालेंगे, तब कैसा होगा, तब वह वैगनी रहेगा। कैसा रहेगा, वैगनी। ध्यान देना है, लिटमस पत्र का उदासीन यानी कि न्यूट्रल जो विलयन है वह क्या रहता है, बैगनी रहता है, ध्यान देना। चलिए, हमें काली वस्तु क्यों दिखती है, जैसे कि हमें वस्तु काली क्यों दिखती है, कोई वस्तु है वह काला, ये लेटर जो है ये आपको काला क्यों दिख रहा है ना। इसमें दो कंफ्यूजन होता है यहाँ, कि सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है कि सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है। तो देखिए, परिवर्तित करेगा सारा रंग, तो जब भाई ये मान के चलिए कोई वस्तु है, प्रकाश इस पर टकराया, इस पर सभी रंग अगर परिवर्तित लौट गया तो सब रंगों के मिश्रण से तो वो सफेद दिखेगा, सब लौटेगा, तो कर लेता है क्या कि सबको अवशोषित कर लेता है, कुछ लौटेगा ही नहीं, तो जब नहीं लौटेगा तो वो आपको काला दिखाई देगा। तो सभी रंगों का अवशोषण किया जाता है, यहां पर ये ध्यान देना है। चलिए, प्राथमिक रंग लाल, रेड, हरा, ग्रीन और नीला, आरजीबी, जी हाँ आरजीबी यह प्राथमिक रंग है, बट येलो जो यानी पीला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है, यह संयोग से बनता है, द्वितीयक रंग की श्रेणी में आएगा ये। चलिए, वायु में ध्वनि की चाल जो है वह 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। सभी लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि भैया वायु में ध्वनि जो है वो 346 मीटर पर सेकंड चलती है, लेकिन उस वायु का तापमान क्या होना चाहिए, ये कभी गौर किया है, और ये प्रश्न पूछता है क्या 0 डिग्री पर कि 25 पर कि 100 पर कि सभी तापमान पर, तो ध्यान दीजिए कितने पर, 25 पर, 25 डिग्री पर 346 मीटर पर सेकंड चलती है ये। 22 नंबर सवाल, वर्षा की बूंद गोलकार आकृति होने का कारण क्या है। बारिश होता है तो आप देखते हैं कि जो वर्षा का बूंद होता है वो गोल गोल टपकेगा, ऐसे फैला हुआ नहीं टपकता है, क्यों जानते हैं क्यों, पृष्ठ तनाव। एक चीज मैं आपको आज सिखाना चाहूंगा, कोई भी द्रव जो है, लिक्विड जो है, वह कम से कम जगह छेकना चाहता है। जैसे कोई भी द्रव, दूध, पानी, तेल, कुछ भी, वो गिराएंगे तो वो सोचेगा ना कि हम बहुत कम से कम जगह छेकी, बहुत कम से कम। वो हमेशा टेंशन में रहता है कि हम भाई फैले ना, हम बहुत कम से कम। इतना कम छेकने के चक्कर में पानी भाई फैलने वाला चीज है, अब चूंकि पानी टेंशन में आ गया है कि हमको कम जगह छेकना है, अब ये सिकोड़ते सिकोड़ते गोल हो जाता है। तो पानी की बूंद, ओस की बूंद गोल होने का कारण है कि वह टेंशन में रहता है कि हमको फैलना नहीं है भाई साहब, हमको सिकोड़े रहना, यानी कि टेंशन मतलब तनाव, पृष्ठ तनाव, याद कर लीजिएगा। चलिए, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई एक गिलास पानी, मान के चलिए कि ये गिलास है, ठीक ना, शीशा का ये गिलास है, ये गिलास है शीशा का। अब इसमें आपने पानी रख दिया और इस पर एक बर्फ तैरा रहे हैं, तो बर्फ डलने से भाई लेयर यहां तक आएगा।
अब थोड़ी देर में बर्फ तो पिघलेगा, तो क्या जो पानी का लेयर है वो कम जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो देखिए अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भाई जो इसका वजन है बर्फ का, वजन तो भाई उतना ही रहेगा ना, वजन तो उतना ही रहेगा, वजन तो बढ़ेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बर्फ पिघलने के बाद पानी जब बन जाएगा तो भारी हो जाएगा, नहीं, तो उतना ही रहेगा। इसमें क्लियर हो जाइए एकदम। चलिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, रहने दीजिए खड़ा, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर कम जाता है, घट जाता है। याद कैसे रखना है? आपको चालक याद रखना होगा। चालक, चालक को आप अगर गर्म करते हैं, हीट देते हैं, चालक को अगर आप गर्म करते हैं तो वह बढ़ जाता है। अब चालक का विपरीत होता है अर्धचालक। अब अगर चालक को आप गर्म किए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्धचालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक ना, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में चालक है, अब चालक को आप गर्म कर रहे हैं, मूड उसका गर्मा रहे हैं, तो वो प्रतिरोध बढ़ा देगा अपना। प्रतिरोध मतलब वो विरोध करेगा आपसे, प्रतिरोध बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। ये चालक है, इससे आप अगर इसको गर्म करते हैं तो ये प्रतिरोध बढ़ाएगा। तो चालक का बढ़ जाता है, अर्धचालक का घट जाता है। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ये प्रश्न अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को। चालक का घटता है, अभी पूछेगा कि कोई चालक है, उसको ठंडा करेंगे तब क्या होगा? तो भाई चालक को ठंडा करेंगे तो वो प्रतिरोध भी अपना कम कर लेगा। तो चालक का प्रतिरोध कम कर लेगा तो जो अर्धचालक है वो अपोजिट होगा, अर्धचालक को अगर ठंडा करेंगे तो वो प्रतिरोध बढ़ा लेगा। तो मैं उम्मीद किया हूं कि ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे। ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है बच्चों के लिए। चालक, अर्धचालक, गर्म, ठंडा, 4 कंडीशन आपको देता है एग्जाम में, और भाई साहब नरक कर देता है। जब परीक्षा में आता है ना कि चालक को ठंडा करेगा कि अर्धचालक को गर्म करेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। आप कोई एक चीज को पकड़ लीजिए, चालक को गर्म करिए, बस उसके विपरीत सब हो जाएगा। चालक को गर्म करिए, प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक को ठंडा करिए, प्रतिरोध घटेगा, है ना, अपोजिट होने लगते हैं। तो चलिए, 25 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से इसको देखा। अच्छा हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स बहुत जोर दे रहे हैं आप लोग कि अर्थशास्त्र के भी क्लास कराएं, तो बहुत ही जल्द, अब इस महीने में तो 1-2 दिन बचा है, बहुत ही जल्द आपको इकोनॉमिक्स पर भी कवरेज मैं दूंगा, जल्दी दूंगा। तैयार कर रहा हूं, सेट तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। जब उसका 25-30 सेट मैं तैयार कर दूं फिर आपको मैं उसका शुरू कर दूंगा, उपलब्ध कर दूंगा, है ना, ताकि फिर बीच में उसमें रुका ना जाए। जो शुरू करे उसको पहले पूरा कर लें, ये सोच है हमारी। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।